उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर अधिकतर लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लगातार वो स्टॉक गिरता चला आ रहा है। दिसंबर 2023 में उसने ऑल टाइम हाई बनाया और तब से उसमें डाउन ट्रेंड की जो शुरुआत हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और तब से लेकर अभी तक ये स्टॉक में एक मासिव ड्रॉडाउन देखा गया है 46-47% का। इसके पहले भी 2019 से 2022 के दौरान ये स्टॉक 78.5% अपने पीक से गिरा था। इसके पहले इस स्टॉक के ऊपर में हम वीडियो लेके आए थे 5 सितंबर 2024 में और उस स्टॉक की हमने हाइब्रिड एनालिसिस की थी, फंडामेंटल्स की चर्चा की थी, टेक्निकल एनालिसिस की थी और एक संभावित लेवल को प्राइस चार्ट के ऊपर में मार्क किया गया था कि जब ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर में ट्रेड होने लगेगा तो शायद मोमेंटम डेवलप होगा, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग मूव में हो तो हमें चाहिए कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न। बट अनफॉर्चुनेटली वो लेवल अचीव नहीं कर पाया और फर्दर वो स्टॉक नीचे गिर गया। आप में से कई लोगों ने इस चैनल के ऊपर में कमेंट्स करके ये रिक्वेस्ट की थी कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के ऊपर में एक रिव्यू किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम इसके ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि मोमेंटम कैसा है, यानी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर स्टॉक का वैल्यूएशन अच्छा है, ग्रोथ का पोटेंशियल भी है, लेकिन अगर मोमेंटम अच्छा नहीं है तो स्टॉक बहुत परेशान करता है दोस्तों और पैसे को ब्लॉक करके काफी दिनों तक रखता है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो हमारी एनालिसिस की अप्रोच जो होगी वो हाइब्रिड एनालिसिस होगी, ताकि हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करें और टेक्निकल एनालिसिस भी करें। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 6,629.7 करोड़ है और पाई स्टॉक की स्कोर इसका 6 है, यानी ये एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है 6 आउट ऑफ 9 ये स्कोर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये स्कोर मेंटेन्ड है अप्रैल 2023 से, तो इसमें गिरावट नहीं देखी गई है और अप्रैल 2023 के पहले पाई स्टॉक की स्कोर इसका 3 था, तो इंप्रूवमेंट हुआ है अप्रैल 2023 के बाद में। तो इस स्टॉक ने पिछले एक साल में अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 से इसने अंडर परफॉर्म किया है 51.7% से। वहीं अगर इसके इंडस्ट्री से कंपैरिजन करें तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी निगेटिव है। इंडस्ट्री से भी इसने पिछले 3 महीने में 14.3% से अंडर परफॉर्म किया है। तो ये स्टॉक लार्जली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन इसका बीटा जो है पिछले एक साल का बीटा सिर्फ 0.9 है, तो काफी लेस वोलाटाइल स्टॉक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिछले 3 महीने के अगर वोलाटिलिटी को देखें तो वोलाटिलिटी घटती हुई नजर आई है। तो क्या ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बन सकती है? तो वो तो जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो प्राइस एक्शन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों इस स्टॉक के परफॉर्मेंस पे या कंपनी के परफॉर्मेंस पे एक नजर डालते हैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो इसका एनुअल रेवेन्यू जंप किया है वो 35.96% से ये जंप किया है, जबकि इस दौरान में इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 27.15%। तो इंडस्ट्री से इसने रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर दर्शाया है। वहीं अगर एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें बढ़ोतरी है 16.51% की, जो इंडस्ट्री के प्रॉफिट ग्रोथ से कम। चलिए एक पास्ट अर्निंग की ग्रोथ एनालिसिस करते हैं। तो इसकी अर्निंग पिछले 5 साल में 44.5% से ग्रो की है और उसी पीरियड में इंडस्ट्री का ग्रोथ है
38.3%। तो इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्मेंस है। और ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ है 24.8%। तो इसने परफॉर्म तो ठीक किया है, लेकिन पिछले एक साल में इसमें अर्निंग का ग्रोथ जो है वो निगेटिव है 5.6% से, जबकि इंडस्ट्री ने एक साल के दौरान में 15% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। एंड ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अर्निंग का जो ग्रोथ है पिछले एक साल में वो पॉजिटिव है 21.3% से। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 19.8% है, जो इंडस्ट्री का मीडियन 12.4% से बेहतर है। वहीं अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें 2.7% है और इंडस्ट्री का मीडियन 1.2% है, तो ब्रॉडली यहाँ भी ठीक नजर आ रहा है। अब एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि हम एक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए। तो यहां अगर देखें, पहले असेट लेवल को देखते हैं, तो असेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लो है, तो ये तो अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव है। अगर अलाउंस फॉर बैड लोन्स की बात करें तो सफिशिएंट अलाउंस है इसका बैड लोन्स के लिए, तो ये भी पॉजिटिव है। रिस्क की बात करें, लाइबिलिटीज की बात करें, तो इसकी 90% जो लाइबिलिटीज है वो लो रिस्क वाले सोर्सेज ऑफ फंडिंग से आती है, तो ये भी पॉजिटिव बात है। अगर लोन के लेवल की बात करें तो लोन्स टू असेट रेशियो जो है वो अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है 67%। वहीं पे अगर हम बात करें लोन्स टू डिपॉजिट रेशियो की, तो वो भी अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। इसका बैड लोन्स जो है 1% है, तो ये भी ज्यादा नहीं है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो फाइनेंशियल हेल्थ इसकी अच्छी नजर आ रही है। अब यहां पे बात करते हैं डिविडेंड की। तो ये स्टॉक एक तरह से देखा जाए तो डिविडेंड पावर हाउस है। यहां पर अगर देखें तो उसका करंट डिविडेंड यील्ड है 4.4%। आगे भी देखा जाए तो 3.9% के आसपास में रहने की संभावना है। तो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके ग्रोथ का एस्टिमेट क्या है, फोरकास्ट क्या है। तो इसकी अर्निंग का जो ग्रोथ फोरकास्ट है, एनुअल अर्निंग 12.8% से ग्रो करने की संभावना है। वहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ रहने की संभावना है 8.3% से। इसका मतलब इसके ग्रोथ की संभावना इंडस्ट्री से बेहतर है। लेकिन ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो 18.1% है, तो उससे ये लोअर है। वहीं अगर एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो उसका फोरकास्ट है 17.4%, जो काफी अधिक है इंडस्ट्री के ग्रोथ फोरकास्ट से, क्योंकि इंडस्ट्री का रेवेन्यू 0.5% से ग्रो करने की संभावना है। अब यहां पर वैल्यूएशन की बात करते हैं। क्या करंट मार्केट प्राइस पर ये स्टॉक एक्सपेंसिव तो नहीं है? तो पहले चेक करते हैं इसकी करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से या फेयर वैल्यू से। तो ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे 36.3% अंडर वैल्यूड है, अगर इसे हम कंपेयर करें फेयर वैल्यू से। इसकी फेयर वैल्यू 54.09 है और करंटली ये स्टॉक करीब 34.45 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि जो लास्ट वीडियो हम लेके आए थे उस समय पे इसकी फेयर वैल्यू इससे अधिक थी। तो ये फेयर वैल्यू कैसे निकलती है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के आधार पर इसे कैलकुलेट किया जाता है, हम इसके फ्यूचर कैश फ्लोस को कंसीडर करते हुए। अब इसके पी रेशियो को चेक करते हैं, तो इसका पी रेशियो जो है 5.7 है, जबकि इंडस्ट्री का जो मीडियन है वो 9.9 है। तो इस आधार पर यह वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर इसके अर्निंग की ग्रोथ की बात करें तो 12.8% है, तो पेग रेशियो अगर हम निकालें तो वो 0.4 आता है। पेग रेशियो अर्थात प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, तो ये भी अंडर वैल्यूड इंडिकेट कर रहा है करंट मार्केट प्राइस पर। वहीं अगर पीबी रेशियो की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो इसका है 1.1, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन है 1.2। तो यहां भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है। अब एक बार प्राइस टू सेल्स रेशियो को देखते हैं, पीएस रेशियो को। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो इसका है 1.6 और इंडस्ट्री का जो मीडियन है एवरेज है 2.5 है। तो इस टर्म्स में भी ये स्टॉक जो है वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है नोट करने की, कि इसका सेल्स का ग्रोथ जो है वो एस्टिमेटेड ग्रोथ है 17.4%, जो इसे अट्रैक्टिव बनाता है फंडामेंटली। अब इसके पी रेशियो को फेयर पी रेशियो से कंपेयर करते हैं। सिंपली वॉल स्ट्रीट ने इसकी फेयर पी रेशियो निकाला है 9.1, और करंट पी कितना है अभी हमने चेक किया 5.7। तो इस आधार पर ये वैल्यूएशन में ठीक नजर आ रहा है। फेयर पी निकालने की मेथड जो होती है, इसमें अर्निंग के ग्रोथ का जो पोटेंशियल है उसे कंसीडर किया जाता है, प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर किया जाता है, और अदर रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके ये कैलकुलेशन आधारित होता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ट्रेडवे प्राइस चार्ट के ऊपर में और इस स्टॉक की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर में इसमें शायद मोमेंटम डेवलप होगा, जो एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस स्टॉक में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। ये देखिए एक मेजर ड्रॉडाउन था इसमें, जो मैंने आपको बताया 78% का ड्रॉडाउन था। यहाँ इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद अगेन डाउन ट्रेंड मूव की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा को प्रोजेक्ट करता हूँ। यहाँ देखिए 78.5% का ड्रॉडाउन हुआ था 2019 से लेके 2022 के दौरान में, और उसके बाद में एक अप ट्रेंडिंग मूव देखा गया, और फिर ये रिसेंट टाइम में इसने ऑल टाइम हाई बनाया 60.92 का दिसंबर 2023 में, और उसके बाद ये गिरावट दर्ज की गई जो करीब 46-47% की ये गिरावट है रिसेंट टाइम में। अब यहाँ पे अगर गौर से प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो एक तो ये ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था। तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन था, और ये राइट शोल्डर का था जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और सब्सटेंशियल राइज था वॉल्यूम में जब ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर अगर हम इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के आधार पर एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो ये देखिए मैं मेजर कर रहा हूँ और इसको पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से मैं प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस स्टॉक ने क्या किया है, इस स्टॉक ने इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के टारगेट को अचीव किया, पहले टारगेट को, और उसके बाद करेक्शन की शुरुआत हुई। इसका मतलब क्या है कि 61.8% एक्सपांशन के टारगेट को अचीव किया है। जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो 100% एक्सपांशन का जो टारगेट है वो 81 रुपीस पे निकल के आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कब ट्रेंड रिवर्सल होगा, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है तो उसका मोमेंटम खराब है, और उस स्टॉक में अगर हम इसलिए निवेश करते हैं कि स्टॉक काफी नीचे गिर चुका है तो कई लंबे दौरान तक पैसा फंस सकता है। लेकिन जब स्टॉक में मोमेंटम अच्छा डेवलप हो जाता है और ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है तो कम समय में अधिक रिटर्न की संभावना बनती है। यहां देखिए इसका बहुत बड़ा एक सप्लाई एरिया है 55 रुपीज से लेकर 60 के जोन के आधार पर। लेकिन यहां पर एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं। यहां पर देखिए ये एक बेरिश कैंडल बनी थी, इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये कैंडल का रेंज काफी बड़ा था। इस कैंडल ने लो बनाया 32.01 का और इसका हाई था 40.1 का, और ये कैंडल थी नवंबर 2024 की। उसके बाद दिसंबर महीने में किस तरह की कैंडल बनी है दोस्तों, क्या आप कमेंट कर सकते हैं देख के? तो ये एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन है जो इंडिकेट करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम का कहीं ना कहीं अभाव नजर आ रहा है, और वो भी कहां पर, ईएमए 55 के पास में। अब तो करंट मंथ जो है जनवरी का महीना तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्टार्ट होते ही साथ कुछ ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है जो इंडिकेट कर रहा है इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन। इन्वर्टेड हैमर भी हम सभी जानते हैं क्या इंडिकेट करते हैं, डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव इंडिकेट करते हैं। तो क्या यहां पर सेलिंग प्रेशर घटता हुआ नजर आ रहा है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, धीरे धीरे वॉल्यूम भी जो है
घट रहा है। जो पहले वॉल्यूम बढ़ रहा था, ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। तो डाउन साइड में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं डिमिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं इस रेंज में ऑसिलेट कर रही है। ये रेंज जो है यहाँ पे ऑसिलेट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, ये स्टॉक को इस लेवल के नीचे गिरना नहीं चाहिए था। ये आप देखिए, इसका मल्टीपल सपोर्ट था, लेकिन इसमें वीकनेस इतनी अधिक थी कि अल्टीमेटली ये स्टॉक SMA 144 के भी नीचे में आ गया है। क्या इसके पहले भी SMA 144 के नीचे में आया था? तो यहाँ देखिए, जब ये करेक्शन हुआ था तो प्राइस SMA 144 के नीचे ये करीब 4-5 सप्ताह तक वेट करती रही, और अल्टीमेटली जब SMA 144 के ऊपर प्राइस गई तो एक मासिव अपसाइड मूव देखा गया। क्या वैसे ही कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है? तो ये तो दोस्तों, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर में नहीं जाती है, क्योंकि ये इसका सीरियस सप्लाई एरिया है। 39 से 41 का जोन जो है ये सीरियस सप्लाई एरिया है। कई रेजिस्टेंस है अपसाइड में। SMA 144 का रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। कई बार प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हुई है SMA 144 से। उसके बाद EMA 21, EMA 55 का इसे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो फिलहाल काफ़ी रेजिस्टेंस इसमें नज़र आ रहा है। अगर हम एक मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो मोमेंटम भी जो है RSI 40 के नीचे है वीकली चार्ट में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नहीं हुआ। बुलिश स्विंग ब्रेकआउट अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बात खाली पॉजिटिव क्या है, अगर हम इस लेवल को या इस लेवल से कंपेयर करें तो हम क्या देख रहे हैं, या मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी देख रहे हैं, जो फर्दर इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम है। और हो सकता है, एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि प्राइस का यहाँ सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ रेजिस्टेंस था, और यहाँ एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। तो ये एरिया जो है इसका नेकलाइन एरिया है। तो 27 से लेकर 30.5 का जो जोन है, राधा 30.7 का जो जोन है, वो एक डिमांड एरिया के रूप में हम देख सकते हैं। फिलहाल तो प्राइस एक्शन के अनुसार नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक 27.5 के नीचे जाना चाहिए। यस, समय जरूर बर्बाद करेगा और अल्टीमेटली पैसे को ब्लॉक रखेगा। अब चलते हैं स्ट्रेट वे डेली प्राइस चार्ट पे। तो हम डेली प्राइस चार्ट में क्या देख रहे हैं, क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग मूव है। मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। जब भी पुल बैक होता है, रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में एक आशा जगती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन कर क्या रहा है ये स्टॉक? या तो ये EMA 21 से या EMA 55 से प्राइस पुल बैक करके एक बार रेजिस्टेंस लेती है, तो ईच पुल बैक में लोग इसको बेच रहे हैं। यहां पर अभी भी कोई एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का साइन नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या संभावनाएं बनती हैं, एक बार मोमेंटम को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मोमेंटम में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बैक हुआ, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन 60 के ऊपर मोमेंटम जा नहीं पाया। RSI 60 के ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ भी 60 से रिजेक्ट हो गया, यहाँ भी 60 से रिजेक्ट हो गया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं अभी बुलिश टेरिटरी में जो मोमेंटम होना चाहिए, तो अभी उसका रेंज का शिफ्ट नहीं हुआ है। जब ये रेंज शिफ्ट होगा तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल मैं भी यहाँ पे अलर्ट सेट करता हूँ आपके सामने में। आप भी अपने चार्ट पे अलर्ट सेट कर दीजिए। अगर मैं नहीं ट्रैक कर पाया तो आप कमेंट करेंगे चैनल के ऊपर में, तो इसका फिर से रिव्यू वीडियो लेके आएंगे। ये देखिए, मैंने एक का ट्रेंड लाइन खींची। ये ट्रेंड लाइन क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि इसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स है। प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो उस समय पे इसको फिर से एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि क्या कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहां पर एक चीज पॉजिटिव क्या है
कि वॉल्यूम जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए ये पुल बैक हुआ, जब ये करेक्शन हुआ तो वॉल्यूम ना के बराबर था। इसका मतलब डाउनसाइड में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये करेक्शन करके यहां पर ये डबल बॉटम बनाए, और डबल बॉटम का अपेक्स क्या है, ये है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर ये डबल बॉटम बनता है, बनेगा कि नहीं बनेगा अभी तो वक्त है बताने में, लेकिन अगर ये बनता है तो इसका अपेक्स है 37। अगर ये प्राइस 37 के ऊपर में कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये देखिए 37 में अगर क्लोज होगी और ये डबल बॉटम बनता है तो ये डबल बॉटम रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और इस काउंटर ट्रेंड लाइन के भी ऊपर प्राइस चली जाएगी। तो वो वक्त होगा कि शायद हम इस स्टॉक को फर्दर इन डेप्थ एनालिसिस करके कंसीडर कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं पहले तो यहाँ पर एक 37 का लेवल मार्क करता हूँ, और ये देखिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट को फिक्स किया एग्जैक्टली 37 पे, और इस 37 के लेवल पे मैं एक अलर्ट सेट करता हूँ। और जब ये अलर्ट आएगा तो एक बार फिर हमें मौका मिलेगा कि इसे एनालाइज करने का, ताकि हम उस स्टॉक में जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, मोमेंटम बिल्ड होना चालू हुआ है, उस समय पे इस स्टॉक की एनालिसिस करें और हम स्टॉक का फिर पीछा ना करें। और यही पर्पस होता है कि किसी स्टॉक की हम एडवांस में एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब उसमें ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बन सकती है। तो इस एनालिसिस को अगर हम समराइज करें तो आपने एक चीज देखा कि अगर स्टॉक का वैल्यूएशन अच्छा भी हो, फंडामेंटली स्टॉक अच्छा भी हो, उसके बाद भी स्टॉक की प्राइस ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम का अभाव होता है। और यही कारण है कि हम इस चैनल के ऊपर में हमेशा हाइब्रिड एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि बिजनेस की क्वालिटी क्या है, एंड नंबर 2 मोमेंटम हमें कम समय में हायर रिटर्न की चीजों के बारे में बताता है, एक पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। गारंटी तो कुछ भी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली, इसीलिए किसी स्टॉक का हम चयन करते हैं ताकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकें और तब जाके एक डिसीजन लें। स्टॉक मार्केट दोस्तों उसी तरह की बात है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है। रिसेंट टाइम में रोहित शर्मा एक फंडामेंटली साउंड प्लेयर है बट आउट ऑफ फॉर्म है और इसीलिए उसे टीम से बाहर जाना पड़ा। वैसे ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फंडामेंटली तो अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन उसमें आउट ऑफ फॉर्म है, मोमेंटम नहीं है, और इस कारण से शायद अभी वो वक्त नहीं आया है कि इसे हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करें। आपको कैसी ये एनालिसिस लगी, आपका क्या ओपिनियन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के बारे में? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।